निवेदिता और मानसी समेत 13 वीरांगनाओं को मिला अवार्ड, सीएम धामी ने किया सम्मान। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर फिर हुआ भूस्खलन, रामपुर में होटल हुआ जमींदोज, मलबा आने से कई तरह के रास्ते बंद। कैंची धाम में ड्रेस कोड लागू, अमर्यादित कपड़ों में आने वालों को नहीं मिलेगी एंट्री, फोटो लेने पर भी लगा बैन। काशीपुर में सड़कों पर धूम रहा तेंदुआ, कई गांवों में दहशत का माहौल, वन विभाग का रेस्क्यू हो रहा नाकाम। दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ ना। मंगलौर कस्बे में महामंडलेश्वर मैत्री यति के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए हरिद्वार सांसद डॉक्टर निशंक पोखरियाल मैत्री यति के आश्रम पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। और उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जनता को अवगत कराए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। हरिद्वार जनपद में कई योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। विकास तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार द्वारा रुड़की रेलवे स्टेशन को डिजिटल बनाए जाने वाली योजना में रखकर हरिद्वार जनपद की जनता को बड़ी सौगात दी गई है। अब रुड़की का रेलवे स्टेशन हाईटेक श्रेणी में होगा। तो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक लाभ मिला है हरिद्वार को। यदि मैं मंगलौर की ही बात करूं, जहां पर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, मंगलौर में सबसे ज़्यादा जनधन के खाते खुले, मंगलौर में सबसे ज़्यादा गैस कनेक्शन मिले, मंगलौर में सबसे ज़्यादा फ्री विद्युत कनेक्शन मिले, मंगलौर में प्रधानमंत्री आवास मिले। मंगलौर क्षेत्र में आप देखेंगे तो गरीब कल्याण की सर्वाधिक योजना मिले। मंगलौर में किसान सम्मान निधि सर्वाधिक मिली है, किसानों का सम्मान हुआ है। आयुष्मान भारत का सबसे ज़्यादा लाभ इस क्षेत्र ने उठाया है। तो जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उसका लाभ लगातार जो गरीब हैं वो फ्री राशन 2020-21 से ले रहे हैं, आज तक ले रहे हैं। इस देश में 80 करोड़ लोगों को आज फ्री अनाज मिल रहा है ताकि कोई भूखे पेट न सोए। अब यदि आप गरीब को देखेंगे कि उसके पास कुछ नहीं था, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, उस आवास में शौचालय मिल रहा है, शौचालय फ्री विद्युत कनेक्शन मिल रहा है, गैस कनेक्शन मिल रहा है और फ्री 3 सिलेंडर मिल रहे हैं, राशन भी फ्री मिल रहा है। ये तो राम राज्य है। और मैं समझता हूँ कि किसी गरीब के लिए इससे बड़ा राम राज्य क्या हो सकता है। यदि उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसके लिए भी आयुष्मान भारत है। यदि कोई बुजुर्ग हैं तो पति पत्नी का पेंशन भी लगाई। हरिद्वार जिला पंचायत की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जिले पंचायत के सदस्यों के साथ साथ लक्सर भगवानपुर के विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में जिला पंचायत क्षेत्र के विकास कार्यों की गति देने को शासन से मिले 13 करोड़ रुपए को सभी जिला पंचायत सदस्यों में समान रूप से बांटे जाने और सहमति के साथ साथ बाढ़ वाले क्षेत्र के पीड़ितों के टैक्स माफ किए जाने की घोषणा भी हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी का कहना है बाढ़ में फसलों के नुकसान की भरपाई और टूटी सड़कों के साथ साथ टूटी पुलियों को भी जल्द से जल्द ठीक किए जाने पर चर्चा की गई। वहीं जिला पंचायत द्वारा जल्द ही बाढ़ वाले क्षेत्रों में छिड़काव कराए जाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि क्षेत्र में किसी प्रकार की बीमारी न फैले। अपर मुख्य अधिकारी और माननीय अध्यक्ष जी को है कि कितने समय जिला पंचायत बोर्ड की बैठक चले और किन मुद्दों पर चर्चा करें। नहीं, मैं तो 2 ही बात की और कोई खास नहीं। एक तो ये कि जो अधिकार बोर्ड को है उसे अनावश्यक लंबित ना करें। दूसरा ये कि जो भी पैसा है और शासन से मिला है
वो सबको बराबर आवंटित करते हैं। इसके अलावा तो किराए की बात की तो किराया फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड का, थर्ड का एक तरफ क्या, तो वो अलग होना चाहिए। और नीचे लेके वाले कुछ है, ऊपर सेकंड की कुछ है, थर्ड की कुछ है, तो वो पिछले बोर्ड के उसमें तय कर दिया था, लेकिन वो फिर भी लंबित था। कुछ लोग अनावश्यक उसमें पीड़ित थे, तो इसलिए मैं बात कही है। विकास योजना कोई तो वो आपके सामने ही है जो हुई है कि जो पैसा है वो सब बराबर आवंटित हो जाए, सबको बराबर हिस्सेदारी मिल जाए। हमारी बोर्ड की बैठक हुई है जिसमें हमारे जो विकास कार्य चल रहे हैं उन्हें कैसे तेजी दी जाए, कैसे और आगे बढ़ाया जाए, तेजी से हम गांव का विकास हो पाए, उस पर हम सबने विचार किया है। जैसे भी आपदा हमारे पूरे जिले में आ गई, गांव क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, फसलों का भी नुकसान हुआ है, और गांव की जो सड़कें हैं, नाले हैं, पुल पुलिया है, उनका भी नुकसान है। उसे जल्दी जल्दी हम लोग कैसे ठीक कर पाए और गांव में जो व्यवस्था से जल्दी जल्दी कैसे सुचारू कर पाए, उसी पर हम लोगों ने बैठ के विचार किया। इसमें गांव में बड़ा भारी नुकसान है, उसमें सड़कें भी टूट गई है, उसमें जो हमारे पुल पुलिया थी छोटे, उनमें भी टूट गए हैं। गांव में आने जाने के रास्ते खराब हो गए हैं। जैसे जल भराव हो गया, उसके लिए नाला खुदाई हो, जहाँ पानी भर गया हो वहाँ कोई बीमारी ना पैदा हो जाए, उससे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह छिड़काव की बात हो, चाहे जहाँ से मच्छर मक्खी ज्यादा हो गए हैं, दवा छिड़काव की बात है। उन्हीं सभी विचारों बातों पर भी आज हम सब लोगों ने बैठ के विचार किया। अधिकार तो उत्तरकाशी उपला टकनौर क्षेत्र में 2 दिवसीय मेला हरदुदिया मनाया गया। मां गंगे शीतकालीन प्रवास मुखी मठ में और धराली मंदिर प्रांगण को फूलों से सजाया गया। बताया जाता है जो फूल सोमेश्वर देवता को चढ़ाए जाते थे, उस फूल के लिए देवता गांव के स्थानीय लोगों को चुनते हैं। उस फूल के लिए हिमालय की ऊंची चट्टानों से उसे लाया जाता है। उसे फूल को ब्राह्मण कमल भी कहा जाता है। हरदुदा मेला 2 दिवसीय मनाया जाता है और रात्रि के समय में दूध की होली खेली जाती है, जिससे इस मेले में सभी गांव की महिलाएं सोमेश्वर देवता को दूध चढ़ाती हैं, फिर नृत्य करती हैं। वहीं दोपहर के समय सोमेश्वर देवता की डोली और पशुवा सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं और डांगरियों के ऊपर नंगे पैर चलते हैं। हमारे यहाँ परंपरागत से यह नागरिकता का मेला मनाया जाता है, जिस दिन प्रत्येक गांव की महिलाएं 1 हफ्ते पहले से ही अपने गाय दूधने के बाद अलग से नागरिकता के नाम से रख देती है। और 20 गते श्रावण यह मेला परंपरागत से मनाया जा रहा है और जिसमें समस्त ग्राम सभा बड़े हर्षोल्लास के साथ नागरिकता सर्वेश्वर देवता का आशीर्वाद लेते हैं। मैं भी माँ नागरिकता से, माँ पुष्पावती गंगा जी से, सोमेश्वर देवता से समस्त ग्राम सभा, समस्त दर्शक वृंदों को सुख शांति और समृद्धि की कामना करता हूँ। जय नागरिकता, जय माँ गंगा देवता की जय। सबसे पहले मैं तो यहाँ पे जो आप हमारा प्रेस वापस से जनतंत्र वाले जो आप लोग आए हैं यहाँ पे, आपका सबसे पहले हमारी ग्राम सभा धराली में आपका हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा ये पौराणिक जो हमारा हरदुद का जो मेला प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं, ये हमारा एक खुशी का प्रतीक होता है। जो हमारी ज्ञानी जो बाहर मायके में जाती, ससुराल में जाती है, उनको मायके में बुलाते हैं। और ये विशेष पर्व हमें 1 साल में एक बार जो मनाते हैं, जो हरदुद का जो मेला होता है, जो हमारा शारदोद मेला बोलते हैं, जो सारा दूध जो गांव में जितने भी लोगों के पास जितनी गाय माता होती है, उनसे हमारा जो दूध दही मक्खन, और यहाँ पे जो रात्रि को जो हमारा 20 गति थोड़ा समय से हर हम तो यहाँ पे लोग गाय को लोग ने जो इसका भी एक राष्ट्र युद्ध भी निकाला है। जो हमारे जो नीली पीली जो जयाण होती है हमारे मुख्यालयों में है, ब्रह्म कमल फूल होते हैं, उससे हम लोग अपने सोमेश्वर देवता को सुशोभित करते हैं, माँ गंगा को अर्पित करते हैं। और शाम को जो 20 गति का जो हमारा सावन का महीने जो 20 गति सावन जो हम लोग शाम को जो है यहाँ दूध दही के जो है यहाँ पे नाग देवता को चढ़ाते हैं। हमारे सोमेश्वर देवता जी द्वारा नाग देवता को चढ़ाया जाता है। और यहाँ के जो भी हमारे ध्यानी आते हैं, जो हमारे यहाँ के जो पौराणिक जो हम लोग जो रासो दांडी, जो हमारा लोक संस्कृति, लोक पहनावा, जो भी हम लोग
लोगों का जो भी आभूषण है उस दिन पहनते हैं, ये इनका एक खुशी का प्रतीक होता है। एक सुख समृद्धि हमारे गाँव में आए, एक मेल मिलाप प्यार प्रेम गांव में बने रहे। तो ये जो हमारा पूरे क्षेत्र में जुला टकनौर में विशेषकर हमारे जो बंगेली से ऊपर जो हमारे जो 15-20 जो ग्राम सभा आती है, ये हम लोग हर साल प्रति वर्ष जो हम लोग ये हरदूत का मेला मनाते हैं। इससे हमारा ये है भगवान हमारे सर्वेश्वर देवता की कृपा से जो है सुख समृद्धि और हम लोग या जो अन्न धन परिपूर्ण की, इसलिए हम सर्वेश्वर देवता को मनाते हैं, नाग देवता को मनाते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय सर्वेश्वर देवता। आज ये ग्राम धराली में हमारा सोमेश्वर देवता प्रांगण है। सबसे पहले मैं इस सोमेश्वर देवता को नमन करते हुए इस प्रांगण में आप सुनीत जी हमारे मुखमा से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन में वंदन करता हूँ। हमारे पूर्वजों द्वारा चली आ रही है और इस परंपरा को बनाए रखने के लिए हमारे ग्राम धराली के सम्मानित आम जनमानस, मातृशक्ति और नौजवान साथियों और समाज सेवकों का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। देखिए, हरदूत का मेला एक साल में एक बार आता है। हरदूत का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि हरदूत सपोज किसी के घर में जो गाय है उस गाय को सोमेश्वर देवता को समर्पित किया जाता है और भगवान सोमेश्वर देवता से एक कामना करते हैं कि समस्त क्षेत्रवासी नहीं बल्कि गांव में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। और ये हमारी परंपरा रही है और आने वाले समय में इस परंपरा को, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को आने वाली पीढ़ी कई युगों युगों तक मनाती रहेगी। केदारनाथ यात्रा मार्ग गौरीकुंड डाटपुलिया के समीप भूस्खलन के कारण लापता एवं मृत व्यक्तियों के सर्च ऑपरेशन का सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने जायजा लिया और लापता एवं मृत व्यक्तियों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित था लेकिन खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री का आना संभव नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री ने इस दुखद घटना पर दुख प्रकट करते हुए लापता एवं मृत हुए व्यक्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सरकार की तरफ से परिजनों को हर संभव सहायता का ऐलान भी किया है। शासन के साथ आए हैं और बहुत ही दुखद घटना है। खासकर हमारा ये क्षेत्र आपदा प्रभावित है। मैं यहाँ पे गढ़वाल कमिश्नर भी आए हैं, आपदा सचिव भी आए हैं, हमारे जिलाधिकारी भी हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कोशिश की है कि विशेष पैकेज दिया जाए और आनन फानन में यहाँ पर जो छोटे छोटे ढाबे होटल बने हैं उससे ये त्रासदी हुई है। आपदा तो यहाँ पे लगातार है, बादल भी फटता है, तो लेकिन हमें उस समय ज़रूर देखना चाहिए कि जान माल की हानि न हो। और पिछली बार स्वयं मैं भी यहाँ पर आई थी, वो ढाबा तोड़ दिया गया था लेकिन फिर बना दिया। तो ये रोजी रोटी की भी बात है कि हम इतने मजबूर हैं कि हमारे पास जो है रोजी रोटी नहीं है, चाहे नेपाल के भाई लोग हैं, चाहे हमारे वर्तमान में यहाँ पे हैं। इसके लिए मैं आपदा सचिव से जरूर कहूँगी एक ठोस नीति बनाने की ज़रूरत है। और ये नहीं है कि आनंद फानल में वो तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है और भी कुछ हो सकता था, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि हम सतर्क रहें और अपनी इस केदार यात्रा के लिए रोजी रोटी की बात करते हुए अपने को सुरक्षित भी रखें। मैं उन होटल वालों से भी निवेदन करती हूँ जिन्होंने कि बहुत मजबूती से अपना होटल नहीं बनाया है, ढाबे खड़े किए हैं और कुछ ना कुछ यहाँ इस क्षेत्र में होता है। इसलिए हमें, जैसे जापान के लोग सतर्क रहते हैं, अपने लिए कितना अच्छा भूकंप विहीन जो है घर बनाते हैं, हमें भी उसी तरह से यहाँ पे दुकानें हैं और प्रशासन को भी, सरकार को भी एक बहुत अभी हमारी शीर्ष प्राथमिकता ये है कि जो लोग मिसिंग हैं उनका एक्चुअल नंबर भी हमारे सामने आए। कारण ये है कि पहले संख्या 13 बताई गई, फिर बताया गया 20, सब एक्सेप्टेड है, लेकिन हमारी ये पहली प्राथमिकता है कि हम डेड बॉडीज़ को रिकवर करें। जहाँ तक हमारे एक साथी का ये कहना था कि मशीन का, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह के टेरेन है ये सबसे प्रोफेशनल हमारे एनडीएमए और एसडीआरएफ के लोग यहाँ लगे हुए हैं। ये इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट हैं कि इन्हें किन परिस्थितियों में कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है और किस तरह से चीज़ों को हमें उसका समाधान निकालना है। एक हाइड्रा की मदद से जो वहाँ का स्लैब गिरा हुआ उसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है, पौड़ी को, टिहरी को, इवन हरिद्वार तक के जिलों को बता दिया गया है कि हो सकता है कि पानी का बहाव तेज है तो बॉडीज़ बह गई हैं, तो वहाँ पर भी इनको रखा गया है अलर्ट पर कि आप इसकी सर्च करा लीजिए, अगर कोई डेड बॉडी है उसको तुरंत इसकी सूचना दी जाए। तो पहली प्राथमिकता तो हमारी ये है कि रेस्क्यू और रिकवरी का जो हमारा काम चल रहा है ये पूरा हो जाए। दूसरा है कि जैसे ही ये चीज़ें आइडेंटिफाई होंगी
आप भली भांति जानते हैं कि जो हमारे मानक हैं उसके हिसाब से तो इनको सहायता दी ही जाती है। और मुख्यमंत्री जी का इस घटना को लेकर काफ़ी संवेदनशीलता है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसमें जो उदारता बरती जाएगी अधिकतम वो देने का प्रयास किया जाएगा इसमें, और शीघ्र ही इसकी घोषणा मानी। तो जो हम हादसा हुआ है, जिन लोग जो मिसिंग है उनको उनकी बॉडी को ढूंढना और उनके संबंध में जो भी हमें कार्य करना है अंत्येष्टि और कार्रवाई करना। दूसरा है जो अन्य जगह और भी लोग इस तरह से असुरक्षित जगह पे हैं उनको शिफ्ट करना है, वो प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। तीसरा है जो बोल्डर्स और जो पत्थर ऊपर अनस्टेबल रूप से है उसको हमको संतुलित करना है, उसको बैलेंस करना है, उसको स्टेबल करना है। अगर स्टेबल नहीं हो सकता तो उसको हमको हटाना पड़ेगा। इसके लिए अलग से हम एक जियोलॉजिस्ट की टीम, एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक टीम हम भेजेंगे। इसमें GSI, हमारी LLMC और IIRS और IIT रुड़की सबको एक टीम हम भेजेंगे जो देखेगी कौन कौन से एरिया है जहाँ पर कि बोल्डर असुरक्षित रूप से बैलेंस में पड़े हुए। कहते हैं प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। उत्तराखंड में इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। यहाँ पहले बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ी और अब अधिक बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। पिछले लंबे समय से लगातार हो रही वर्षा से कई नकदी फसलों में गलन जैसी बीमारी हो गई। वहीं भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री गणेश जोशी, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा को संयुक्त रूप से ईमेल द्वारा पत्र भेजकर फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए मांग की गई। उत्तराखंड सरकार से भी और केंद्रीय सरकार से भी मांग की जा रही है कि हाल ही के अंदर आप देखेंगे पूरा महीना हो गया हरिद्वार के अंदर, क्या पूरे उत्तराखंड के अंदर बारिश का सिलसिला जारी है। और अभी आपने देखा कि केदारनाथ गौरीकुंड में फिर दोबारा से एक भयानक रूप प्रकृति ने दिखाया। तो निश्चित रूप से बहुत सी चीज़ें जो हैं जो प्रकाशन में आ जाती हैं उसे जो मीडिया दिखा देता है तो पता लग जाता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया के प्रकाशन से बाहर हैं। अभी हाल ही के अंदर मेरी वार्ता हुई चमोली में और भी अन्य क्षेत्रों में कृषकों से मेरी वार्ता हुई, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो तमाम फसलें थी, जैसे कि हमारी तोर की दाल, कुलत की दाल, मंडवा, जंगोरा इत्यादि जो फसलें हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर होती हैं, अमूमन आप देखेंगे पहले तो वैसे ही हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ये सिलसिला रहता है कि जानवर सारी फसलें नष्ट कर जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिसे जानवर से बचाकर रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर तमाम फसलें नष्ट हो गई हैं। हमारा आपके माध्यम से सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा करें, और समीक्षा के साथ में हमारा जो वेलफेयर किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन है, इनके प्रतिनिधियों को उसमें सम्मिलित करें और इसकी समीक्षा के साथ में, ताकि हम क्रमवाही हमें बताएं। अभी हाल ही के अंदर हम तो आभार प्रकट करते हैं पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि हरिद्वार के अंदर जिस प्रकार से बाढ़ जैसा एक माहौल उत्पन्न हो गया था और बाढ़ ही आ गई थी, मैं तो कहना चाहूँगा जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा आ गई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर लगातार प्रयास किया और अपने संबंधित विभाग के मंत्रियों को यहाँ पर भेजा, अधिकारियों को यहाँ पर भेजा। तो कोशिश ये की गई कि तमाम क्षेत्रों के अंदर जो है रिलीफ मिले। हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी भरसक प्रयास किया। तो लगातार जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने तो प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं कमी अगर रह जाती है वो सरकारी मशीनरी में रह जाती है, क्योंकि काम सरकारी मशीनरी को करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर जहां भी प्राकृतिक आपदा जैसा माहौल है वहां पर अतिरिक्त रूप से वहां पर जो है हमारे तमाम प्रशासनिक अधिकारी लगाए जाएं और तत्काल प्रभाव से लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपदा प्रबंधन मंत्रालय की तरफ से जिस प्रकार का मानक तो यह है कि आज आपका जो है खेत नपा जाएगा और उसका जो भी मुआवजा देना है, जो भी राशि देनी है, वो पटवारी लेकर जाएगा, रिपोर्ट लगाएगा, वो सालों लग जाते हैं उस काम में। हम आपके माध्यम में क्या कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो आपदा प्रबंधन नियमावली है उसमें संशोधन होना चाहिए। तत्काल प्रभाव से एक सप्ताह के अंदर यदि अगर किसी किसान का नुकसान होता है उसको मिल जाना चाहिए। ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि तमाम जो किसानों की फसलें नष्ट हुई है उनको हाथ के हाथ मुआवजा मिलना चाहिए। और एक बात और कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जहाँ टमाटर
कि जो हमारे कृषक हैं उनका टमाटर बहुत अच्छे रेटों में बिक रहा है, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन जिन कृषकों के टमाटर की फसलें नष्ट हो गई हैं उनका भी मूल्यांकन किया जाना, क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं उठ रही, उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ रही, जिनकी टमाटरों की फसलें नष्ट हो गई हैं। और खास करके उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा टमाटर की फसलें नष्ट हुई हैं। तभी जो है आज की तारीख में बाहर का टमाटर आ रहा है। इसीलिए 200-250 रुपये जब 4000 का क्रेट बिकेगा, 5000 का क्रेट बिकेगा, तो निश्चित रूप से टमाटर महंगा होगा। तो हम कहना चाहते हैं कि जिन साथियों की टमाटर की फसलें नष्ट हुई हैं उनको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इन सब उत्तराखंड के श्रीनगर डैम और पशुलोक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद हरिद्वार में गंगा चेतावनी लेवल के ऊपर खतरे के निशान के पास पहुंच गई। गंगा चेतावनी स्तर 293 मीटर के ऊपर 294 मीटर पर बह रही है। इससे गंगा के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। फिलहाल निचले इलाके लक्सर, खानपुर और यूपी के इलाकों को सिंचाई विभाग ने अलर्ट कर दिया है और बाढ़ चौकियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जलस्तर बढ़ के फ्लसिंग के कारण 293-40 हो गया है, जिसके सापेक्ष डिस्चार्ज 2,32,000 क्यूसेक है। पानी श्रीनगर और पशुलोक बैराज से छोड़ा गया है। ये पानी नीचे जाएगा और नीचे के इलाकों को प्रशासन द्वारा अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ से लक्सर, नजीबाबाद, बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर इन इलाकों को प्रभावित करता हुआ निकलेगा और नीचे सूचना दे दी गई है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते ऊपर पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसको नीचे रिलीज किया जा रहा है। चेतावनी स्तर से ऊपर है। गंगा जी का चेतावनी स्तर 293 है और अभी 293-40 तक। रुड़की में बाढ़ और बारिश से हाहाकार है। किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। वहीं सरकार भी इन पीड़ित किसानों की मदद के लिए अपने हाथ नहीं बढ़ा रहा। बता दें, रुड़की तहसील के मंगलौर क्षेत्र स्थित हाथियाथल नामक गांव की करीब हजारों बीघा फसल जलमग्न पड़ी है और ऐसे में अन्नदाता भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। पीड़ित किसानों के मुताबिक अगर जल्द ही शासन प्रशासन द्वारा उनकी मदद नहीं की गई तो वे आत्मदाह के लिए मजबूर होंगे। सर जी, एक तो हमारे गांव में जो फिलहाल नाला टूटा हुआ है प्रेजेंट में, एक तो ये बंद कराया जा, और हमारे गांव को जो उचित मुआवजा लगता है सरकार को, उसकी भी डिमांड हम रखते हैं। और जो हमारे नाले की पटड़ी है या बहुत ज़्यादा नाजुक हो या भी दुरुस्त कराई जा, हम इसे चाहते हैं या सीमेंटेड हो। इस नाले की वजह से हर साल लाखों की करोड़ों की आपदा में फसल बर्बाद हो जा। और इस साल जो जख्म इस पानी ने, इस बरसात ने हाथियाथल के ग्रामवासियों को दिया है, इस गांव में बहुत दोष है। गांव का आदमी आत्महत्या करने को तैयार है। क्या अभी तक कोई प्रशासन या कोई अभी तो हमें कोई नहीं दिखाई दिया ना। हमें तो अभी तो हमारे ना पटवारी दिखाई दिए यहाँ पर, ना हमारे एसडीएम साहब दिखाई दिए, और तो और हमारे विधायक साहब भी प्रतिनिधि जो हमारे वे भी नहीं दिखाई दिए। तो हम सबसे अपील करते हैं कि हमारे गाँव का आए, जायजा करें। कुछ संवेदनशील तो बातें कही आग, या सिर्फ हम एक कठपुतली बनकर रहेंगे। पहली बात तो यह कि शांति प्रिय काम हो जाए सारा, लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो हम तो बच्चों को लेकर एसडीएम डीएम ऑफिस के बाहर जाकर इनकी आत्महत्या करवाएंगे। और क्या करेंगे, खुद भी आत्महत्या करेंगे। हमें तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बच्चों को जाकर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर या डीएम के यहाँ से जाकर बच्चों को अलग उठना पड़ेगा। स्थिति नाजुक हो, इससे तो और क्या कर सका। हमारी ये पीड़ा ये है जी कि हमारी हजारों बीघे ज़मीन नाला टूटने से बर्बाद होगी फसल जी, और इसकी नाले की मरम्मत करी जा जी, सबसे पहली बात। और आज तक कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ, प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया यहाँ तक, देखने के लिए भी नहीं आया। और आगे भी भविष्य में अगर कभी बरसात होती है तो इसका इंतजाम करा जा। कितनी हजारों बीघे ज़मीन है जी किसानों की यहाँ। तो किस तरह की प्रशासन से ये मांग है जी कि इसका मुआवजा मिला किसानों को और इसका प्रबंध कराया पानी निकासी का। क्या किसी की मृत्यु? एक औरत की यहाँ मृत्यु भी हुई जी यहाँ से। एक रुड़की की औरत थी कोई। अच्छा, क्या हुआ? वो यहाँ आ रही थी, बेचारी को पता नहीं था, पानी में यहाँ से गिर गई, पैर रिपटा हो गया कैसे भी, उसकी मृत्यु हो गई। हरिद्वार में आई फ्लू के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसके कारण अस्पतालों में भारी भीड़ लग गई है। इसको देखते हुए हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क नजर आ रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनीष दत्त का कहना है इसके वायरस एक दूसरे से फैल रहे हैं, इसलिए इससे पीड़ित व्यक्ति को सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
साथ ही जब तक आई फ्लू से पीड़ित हैं तब तक चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। गर्मी का थोड़ा सा सीजन आया बरसात में, आई फ्लू रूटीन में भी फैलता है, लेकिन इस समय काफ़ी कई ब्लॉक से काफ़ी खबर आ रही है मुझे फैलने की। तो हमने सबको एडवाइजरी जारी कर दी है कि कैसे कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फैलता कैसे है। जो आँख जैसे लाल है, अगर आपने किसी आँख मली अपनी या हाथ जो उसका आँख का फ्लूइड है, अगर वो हाथ किसी दूसरे के हाथ में गया और उसने अपने आँख में लगाया तो किस तरह से आई फ्लू फैलता है। तो सबको आपके माध्यम से यही मेरी सलाह है कि एक तो आँख को रगड़े नहीं, उसमें जलन और दर्द थोड़ा सा हो सकता है, उसे रगड़े नहीं, साफ पानी से उसे धोएं, साफ कपड़े से अगर पोछने की आवश्यकता है, अगर पानी ज़्यादा आँख से बह रहा है तो साफ पानी कपड़े से धोएं और उसको हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं, किसी को टच ना करें हाथ। तो यह है कि अगर आप हाथ रेगुलर धो के रखेंगे और दूसरा भी बंदा व्यक्ति अपने हाथ धो के अगर उसके आँख में फिर हाथ लगाएगा तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर किसी संक्रमित के हाथ से आपका हाथ टच हो रहा है, आपने अपनी आँख में लगाया, तो उसकी फैलने की पूरी संभावना है। इसमें ऐसा घबराने की स्थिति नहीं है, क्योंकि जनरल वायरल एक इन्फेक्शन होता है जिसमें हवाई लाल होती है, 3-4-5 दिन में सबसाइड भी हो जाता है। लेकिन चूंकि जलन और दर्द और कई बार जिसे कहते हैं कड़कन सी होती है, जैसे आँख में कुछ अटका हुआ इस तरह की फीलिंग आती है उसमें, तो उसके लिए यही है कि आप नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है उसमें दिखाएं। आपको ये दवाई हमारे अस्पताल में उपलब्ध है और हम थोड़ा प्रोक्योर भी कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि डायरेक्टरेट के माध्यम से या सीएसआ के माध्यम से भी जिससे ज़्यादा दवाई हम प्राप्त कर सकें, उसका प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है। मेडिकल मशीन वो भी आ जाएगी, सब जगह प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करवा दी जाएगी। हरिद्वार सिडकुल बहादुराबाद मार्ग पर खड़े भारी वाहन दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। राजा बिस्किट चौकी से लेकर भाईचारा चौराहे तक भारी वाहनों को सड़क पर खड़ा देखा जा सकता है, जिनकी वजह से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। वहीं जाम की स्थिति भी उत्पन्न होती रहती है। वहीं अब पुलिस द्वारा इसके विरुद्ध अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार जो शहर है ये श्रद्धालुओं के लिए हमेशा से आगमन का रास्ता रहा है और इसमें समय समय पर भारी संख्या में वाहनों का भी आवागमन रहता है। क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट होने के नाते यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग ऑलरेडी डेजिग्नेटेड है, तो सभी से हम अनुरोध करते हैं कि वो उन्हीं पार्किंगों में अपने वाहनों को पार्क करें, अन्यत्र किसी स्थान पर पार्किंग ना करें। नो पार्किंग जोन में वाहनों को पार्क करने पर हमारे द्वारा उन पर चालानी कार्रवाई भी की जाती है और टोइंग की भी उसमें सुविधा उपलब्ध है। कि नो पार्किंग जोन में या अन्यत्र भी कहीं लोगों द्वारा वाहन पार्क किए जा रहे हैं, ऐसे प्रकरण का जब भी संज्ञान में आता है उस पर हमारी टीम द्वारा कार्रवाई की जाती रही है और हम अनुरोध भी करते हैं लोगों से कि वो चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही अपने वाहनों को पार्क करें, अन्यत्र कहीं ना करें, अन्यथा एनबीएफ के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। और जो टाइमिंग है हैवी व्हीकलों के लिए अभी कोई ऐसा प्रतिबंधन नहीं है, लेकिन समय समय पर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, उसके आधार पर हमारे द्वारा जो भी व्यवस्था बनाई जाती है उसको हमारे द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाता है। वर्तमान में आवागमन सुचारू रूप से संचालित है, नॉर्मल व्यवस्था जो होती है वह लागू। समय समय पर ऐसे अभियान हमारे द्वारा चलाए जाते रहे। ऐसे कोई प्रकरण का संज्ञान में आते हैं फिर हम उसमें ऐसी कार्रवाई करेंगे, हम उस पर एक अभियान चलाएंगे और ऐसा चेक करेंगे कि ऐसा क्यों यहाँ पे बार बार में हो रहा है और जो इसमें वॉलेंटियर्स रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। काशीपुर की सड़कों पर तेंदुआ यमराज बनकर घूम रहा है। वन विभाग उसका रेस्क्यू के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन वन विभाग की कोशिशें रंग नहीं ला रही, क्योंकि वन विभाग द्वारा लगातार जिम्मेदार विभागों से क्षेत्र की साफ सफाई के लिए अपील की जा रही है, लेकिन वन विभाग की कोई सुनने को तैयार नहीं और जिम्मेदार विभाग की अनदेखी लोगों की जान पर बनने लगी है। जंगली तेंदुए को छोड़कर तेंदुआ काशीपुर के क्षेत्र के आसपास आकर बस गया है, सड़कों पर बेफिक्र घूम रहा है। काशीपुर क्षेत्र है वहाँ से लगातार आबादी में तेंदुए के आने की सूचना लगातार प्राप्त हो रही है और हमारी टीम दिन रात गश्त करते हुए जहाँ जहाँ से भी सूचना आती है तत्काल मौके पर पहुँच के गश्त करती है और लोगों के अंदर से जो भय का वातावरण हो गया उसको निकालने का प्रयास करती है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो है तेंदुआ वहाँ पर है, एक नहीं, मेरे विचार से तो इतनी जिस तरीके की सूचना है कि वो पूरे क्षेत्र में काशीपुर से लेकर के जसपुर तक लगभग 10 से ज़्यादा तेंदुए हैं वहाँ लेपर्ड वहाँ पर रह रहे हैं। और उसका मेन कारण यह है कि आबादी के इतना नज़दीक रहने का, क्योंकि जिस जगह पे वो लोग रह रहे हैं उस जगह पे जो संस्थान है, जैसे IIM कह लीजिए या डिग्री कॉलेज का मैदान कह लीजिए या फिर नादेई चीनी मिल है या गोबिसान टीला है, इस सब जगह पे बहुत सारी झाड़ियाँ और घास उगी हुई है
और हमारे द्वारा लगातार पत्र लिख करके भी उनको सूचित किया गया, व्यक्तिगत रूप से भी सभी विभागों को सक्रिय उनको सूचित किया गया, सूचना दी गई कि भाई आप अपने यहाँ का एरिया साफ करा लें, झाड़ियाँ कटवा दें वहाँ पे, अपने अपने क्षेत्र में अगर सफाई कर देंगे तो उसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, अपने आप वो सेफली वहाँ से निकल जाएगा। अभी तो उसको इसके लिए ये दिक्कत ये हो रही कि जंगलों में टाइगर की संख्या बढ़ रही है, तो टाइगरों के डर से वो जो है बाहर आबादी की तरफ आ जा रहे हैं, और आबादी में उनको पूरा बढ़िया अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। वहाँ पे उनको रहने की व्यवस्था, पानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था, जानवर के शिकार भी कर ले रहे हो, कभी कुत्ते मार लिए, कभी गन्ने के खेतों से अंदर कुछ और जानवर मार लिए, तो वो लगातार इस तरह से वो उनको पूरा अच्छा एक वहाँ पे एटमॉस्फेयर मिल रहा है, इसलिए वो हट नहीं रहे। तो जब तक उनको वहाँ से हटाने के लिए घास वास सफाई नहीं करी जाएगी, मैदानों को साफ करके झाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं काटी जाएंगी, तब तक ये समस्या हल होना मुश्किल है। क्योंकि ये संभव नहीं है कि तेंदुआ, बहुत सारे तेंदुए ऐसे हैं कि जिनके साथ में बच्चे भी हैं, तो वो भी संभव नहीं है कि हम पिंजरा लगाएं, हर तेंदुए के लिए पिंजरा लगाएं। पिंजरा लगाने की परमिशन होती है, NTCA की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से ही कार्रवाई की जाती है। ऐसा नहीं कि कहीं पे तेंदुआ दिखा और तुरंत हम पिंजरा लगा दें। तो मेरी सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग वहाँ पे जो भी संस्थान है, उनको हमने व्यक्तिगत रूप से भी कहा है, चिट्ठियाँ भी लिख करके दी हैं कि आप झाड़ी साफ कराएंगे, और जब वो झाड़ी साफ करा लेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़े धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों विधिक माप विज्ञान विभाग के कर्मचारियों के द्वारा शराब पीने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विभाग के कर्मचारी ऑफिस में शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही अश्लील बातें भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब वो वीडियो बनाते देखते हैं तो टेबल पर रखे जाम को छुपाने की कोशिश भी करते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ निरीक्षक विधिक अमित कुमार सिंह ने बताया, उनके संज्ञान में ऐसी कोई वीडियो नहीं है और ना ही उनके ऑफिस में इस तरह के कृत्य किए जाते हैं। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। नहीं है, शराब होती तो उसमें काफ़ी कुछ आइटम होते। कोई एक जूस है, जूस पीना या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीना कार्यालय में बाधित तो नहीं है, मैं उसी का सेवन कर रहा था, इसलिए कहना था। लेकिन कार्यालय में जिस तरह से पिया जा रहा है, जिस तरह की बातें की जा रही है, जिस तरह की बातें में मैं हूँ नहीं, बातों में मैं कहीं पे हूँ नहीं, और मेरा फील्ड का वर्क भी है, और ऑफिस में मेरे पीछे कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, अगर आपने अगर मुझे वीडियो देखी है, आपने मुझे वीडियो दिखाई है, मैंने वीडियो देखी भी है, उसका संज्ञान लेकर मैं अपने जो हमारे नीचे के लोग कर्मचारी हैं उसका मैं इस संबंध में स्पष्टीकरण लेके उचित कार्रवाई करूँगा। हाँ, सभी पी सकते हैं। तो क्या इसमें कोई जांच भी चल रही है? जैसे कि हमें जांच जो हमारे पीछे 2016 से कई लोग लगे हुए हैं, वो हरिद्वार में आके तो खैर खासकर काफ़ी लोग लग गए, जिसमें एक लोग ये भी हैं। इनके विरुद्ध मैं कार्रवाई करता हूँ तो हमारी शिकायतें होती हैं, और अभी मैंने 1 तारीख में मैंने कुछ चालान किए हैं, तो जिसमें जो है इनका एक उद्देश्य है कि पैसा लेकर के बैठ जाना, विभाग में जमा नहीं करना, जबकि 1 हफ्ते का टाइम होता है कि आप व्यापारी से पैसा लेकर के 1 हफ्ते के अंदर कार्यालय में जमा करेंगे, उसके पश्चात सर्टिफिकेट जो है आप व्यापारी को देंगे। ये ना व्यापारी का फ़ोन उठाते हैं, ना फीस यहाँ जमा करते हैं, और पूरा पैसा अपने पास रोक के बैठ जाते हैं। अमित जी, लेकिन व्यापारी से आपकी हो सकती है कि वो आपसे हिस्सा रखता हो, लेकिन कर्मचारी भी आपके कार्यालय में कुछ पार्टी होती है, उसमें कोई कर्मचारी ही आपके या तो बीच का कोई किस तरह से वीडियो बनाता है, तो क्या उसकी सांठगांठ उनसे है या क्या कहेंगे आप? संभवतः हो सकती है, मैं इसमें डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं है, संभवतः हो ही सकती है। हो सकता है हमारी कार्यशैली उनको पसंद ना आ रही हो काम करने का, इसलिए शिकायत कर रहे हूँ, या ऑफिस के कुछ सीक्रेट जो हैं वो लीक कर रहे हूँ, जिससे हमारे ऊपर अनावश्यक दबाव बनाया जा सके। अभी जो वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो कार्यालय के ही हैं आपके सारे लोग? वीडियो में नहीं, हमारे लाइसेंसी हैं उसमें, तो हमारे जो विभाग के लाइसेंसी होते हैं वो हैं, एक संतोष कुमार शर्मा हैं, दूसरा अग्रवाल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के हैं, और हमारा स्टाफ भी है, जो मैंने आवाज़ सुनी है वो हमारे स्टाफ की है। क्या यह उचित मानते हैं इस तरह से कार्यालय में होना? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इस पर संज्ञान लेकर के मैं कल से, मैं आज संज्ञान में आया है तो मैं कल से उस पर कार्रवाई करके अपने नीचे के कर्मचारियों को वो करूँगा, उच्च अधिकारियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संस्तुति भी करूँगा।
हरिद्वार जिले में भले ही खनन बंद पड़ा हो, मगर उसके बावजूद भी अवैध खनन का काला कारोबार लगातार जारी है। हरिद्वार के सिडकुल बहादुराबाद हाईवे पर खनन के अवैध भंडारण बिना किसी परमिशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं हरिद्वार जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार का कहना है, जनपद में फिलहाल किसी भी तरह के खनन पर प्रभावी रोक लगाई गई है, लेकिन अगर बिना परमिशन से खनन भंडारण किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नियमावली के अनुसार जो भंडारण की परमिशन दी जाती है उसे उसी मानकों के अनुसार दी जाती है। अगर उसके अलावा किसी से बिना परमिशन की या बिना कोई मानक पूरे किए अगर स्टॉक किया जा रहा है और उससे कोई परमिशन नहीं है तो ऐसे स्टॉकों पे कार्रवाई की जाएगी। तो हम जरूर उसको चेक करवाएंगे और उन पर कार्रवाई करवाएंगे। के दौरान में अगर उसको उपरांत भी करते हैं तो उस पर फिर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और सरकारी संपत्ति में अगर मैटर रखा गया तो जिस डिपार्टमेंट का है वो डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई करवाएंगे। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।